हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी तैयारी कर रहे हैं आरोग्यम की। आरोग्यम बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपका टारगेट जो होगा नॉट सेट 2024 को क्रैक करना। देखिएगा, बैच हम आरोग्यम चला रहे हैं जिसका टारगेट हम नॉट सेट लेके गए, बट जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा वो सभी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए सफिशिएंट होगा, जिससे कि आप अपना सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का पूरा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लेकर के चलते हैं जो है वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं वाइटल साइन। देखिएगा, वाइटल साइन, और उस वाइटल साइन के अंदर भी हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था बहुत सारे वाइटल साइन होते हैं जो आपकी एक स्थिति को बताते हैं। तो देखिए, स्थिति कैसे बताई जाती है। मान लीजिए आपके अलग अलग ऑर्गन्स, आपके हर ऑर्गन आपका फंक्शन कर रहा है। हमारा दिल जो होता है वो धड़कने का काम करता है, धड़कने का मतलब है पंप करने का। किडनी जो होती है छानने का काम करते हैं। हमारे लंग्स जो होते हैं वो सांस लेने का, एक्सचेंज का काम करते हैं। तो वेरियस, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन है वो वाइटल ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसलिए हमें मेडिकल साइंस में हमें बताया गया, एक ऐसा एक टॉपिक बताया गया जिससे कि आप आपके अंदर के शरीर की स्थिति को पता कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जनरली हम जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो जाते ही डॉक्टर पहला असेसमेंट जो करता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गए, डायरेक्ट जाते ही आपकी सोनोग्राफी लिख दी, सब लिख दिया, नहीं होता ऐसा। आप जाएंगे, वो आपके वाइटल साइन नोट करेगा। देखिए, वाइटल साइन मैंने आपको पहले बताए थे कि वाइटल साइन आपके टीपीआर और बीपी रहता है, और एक रहता है पेन रहता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन के ऊपर बात करी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। और आपसे जब मैंने बताया था पांचवा वाइटल साइन कौन सा होता है, तो आप सभी याद रखिएगा, पेन होता है। पेन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, उसका हमने टेम्परेचर देखा, पल्स देखी, बीपी देखा, रेस्पिरेशन देखी, यहां तक ठीक है। अगर वो कॉन्शियस है तो हम उसका क्या देखेंगे, हम उसका दर्द के बारे में पूछेंगे कि भैया कितना दर्द हो रहा है, कहां दर्द हो रहा है। तो इससे हमें एक अंदाजा मिलेगा। मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आया जिसका कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया था, हम सभी ने ये वाइटल साइन तो हम लेंगे, बट जब अनकॉन्शियस पेशेंट के फिफ्थ वाइटल साइन की बात आती है तो पेन को हमें छोड़ देना है। अब बात आएगी, सवाल यह आएगा कि कौन सा पांचवा वाइटल साइन होगा अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर याद रखिएगा, पांचवा कहलाता है प्यूपिलरी रेस्पॉन्स कहलाएगा। अब देखिए, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स का मतलब है, कोई अगर अनकॉन्शियस पेशेंट आया जो बिल्कुल बेहोश आया, तो मैं उसको उठा करके पेन नहीं पूछ सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके आंखों के अंदर जो प्यूपल है काला काला, इसके ऊपर एक टॉर्च ला करके दिखानी पड़ेगी। तो होता क्या है, जनरली जो ये प्यूपल होता है, टॉर्च पड़ने के ऊपर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, रोशनी पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। जब टॉर्च हटाओगे तो ये वापस डायलेट हो जाएगा, टॉर्च लाओगे तो वापस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो खेल क्या है कि जनरली ये प्यूपल का मूवमेंट आपको डिनोट करेगा कि आपके यहां से ब्लड सप्लाई ब्रेन तक में जा रही है। और जिन लोगों की ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो चांसेस बनता है ब्रेन डेड होने के, क्योंकि हमारे पास गोल्डन टाइम जो होता है वो 4 मिनट का गोल्डन टाइम होता है कि 4 मिनट में किसी को ब्रेन डेड होने से पहले हमें सीपीआर दे करके बचा सकते हैं। प्यारे साथियों, आज का एक शानदार टॉपिक जो हम बोल रहे हैं वो ब्लड प्रेशर है। देखिए, इस ब्लड प्रेशर को समझना है तो हमें एक सीन समझना पड़ेगा कि ये ब्लड प्रेशर हम किस ऑर्गन को बेहतर फंक्शनिंग के लिए पहचान रहे हैं। तो हम पहचानते हैं हमारे हार्ट को। किसको? हार्ट को। अब देखिए, ये हमारा हार्ट जो होता है ये 4 चेंबर से बना हुआ है। 4 चेंबर मतलब 4 कमरे होते हैं इसके अंदर, कि 2 ऊपर के टॉप फ्लोर है, 2 नीचे के बॉटम वाले फ्लोर है। तो ऊपर वाले जो कहलाते हैं वो एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले जो हैं उनको वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो वेंट्रिकल और एट्रियम, देखिए वेंट्रिकल और एट्रियम का क्या है, ये वेंट्रिकल जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो वो एट्रियम में ब्लड डाल देता है। किस में डाल देता है? एट्रियम के अंदर ब्लड को पंप कर देता है। और यहां वेंट्रिकल जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो यहां से ब्लड वेसल्स आपकी जुड़ी होती है। ब्लड वेसल्स वो वेसल्स होती है जिसके अंदर ब्लड जाता रहता है। आप समझिएगा, जनरली हमारे वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकल में लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होती है वो ब्लड पंप करने के काम में आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, मान लीजिए आज मैंने कोई सैंपल निकाला ब्लड का, और उस ब्लड के सैंपल में मुझे बोला गया एबीजी करना है।
आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना है तो मुझे जो ब्लड का सैंपल आना चाहिए वो आर्टरी से आना चाहिए, और मैंने गलती से वेन से निकाल लिया, तो कैसे पता लगेगा कि आर्टरी का या वेन का है? देखिएगा जो ब्लड होगा आर्टरी में जो आता है जनरली आप देखेंगे वो शाइनिंग रेड ब्लड होता है, बट जब वेन से ब्लड निकलता है वो थोड़ा सा डल होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। यहां हमें समझना यह है कि जो ये ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि हमारे हार्ट का सिर्फ दो काम है, एक है कॉन्ट्रैक्शंस लाना और दूसरा काम जो होता है रिलैक्स होना। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो देखिए जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है ये तो हमारी हार्ट बीट कहलाती है कि भैया एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है, 60 बार धड़क रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने का काम है ये कहलाता है आपका पल्स, हार्ट बीट, इसी को नाम देते हैं। बट होता क्या है, जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं हार्ट में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहां से ब्लड नीचे की तरफ आपके वेसल्स में आ जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में आया और यही ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेसल्स में आता है तो आप इस तरीके से इमेजिन कीजिएगा एक बलून है, उस बलून के अंदर हम हवा भर रहे हैं तो बलून एकदम से फूलने लग जाता है, एक्सपैंड होने लग जाता है। ऐसे ही ब्लड के आने पर आपकी वेसल्स एक्सपेंड हो जाती है। क्या होती है भैया? एक्सपेंड होती है, वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ तो आपकी वेसल क्या हुई? एक्सपेंड हुई। जब रिलैक्स होता है तो ब्लड क्या होता है? वेसल्स वापस अपनी जगह पे आती है। तो ये जो प्रेशर आपकी वेसल्स के ऊपर लग रहा है प्यारे साथियों, इसी प्रेशर को आप कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जनरली हम प्रेशर कहां नापते हैं? हम वेसल्स के ऊपर दबाव कितना लग रहा है उसको ब्लड प्रेशर के तौर पे नापते हैं। देखिए हमारे शरीर से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जाती है आर्टरी। ये आर्टरी आगे जाकर के पतली पतली आर्टरियोल्स में बदल जाती है। फिर आर्टरियोल्स के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको कहते हैं एक्सचेंज वेसल। एक्सचेंज वेसल मतलब यही वो जगह है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अपने आप में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो एक्सचेंज वेसल आपसे पूछा जाए वो कैपिलरी है। तो प्यारे साथियों यहां से तो ऑक्सीजन चलना चालू हुई, चलते चलते आर्टरियोल्स में आई, फिर आर्टरियोल से कैपिलरीज में आई और कैपिलरीज से क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। अब आगे का जितना भी सफर होगा वो वेन्स के जरिए बनेगा। वेनियोल्स हुई, वेन हुई, ठीक है। ये क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। हमें आज के टॉपिक में यह समझना है कि हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट किया उसने जो वॉल के ऊपर, ब्लड वेसल की वॉल पे, जनरली आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर लगाया उसको कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर। अब देखिए जो ये प्रेशर लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर, ये प्रेशर जब हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के ऊपर प्रेशर लगता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो यहां हम ब्लड प्रेशर के बारे में लिखते हैं इट इज अ प्रेशर दैट अकर ऑन द वॉल ऑफ द arteries due to contraction of heart, is called as blood pressure. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखिए दो तरीके का प्रेशर लगता है। एक आपको सुनने को मिलता है जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं हार्ट के अंदर, तो एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जब होगा तो उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोल, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट आपका वापस रिलैक्स हो जाता है, क्या? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट,
हार्ट वापस रिलैक्स होगा तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर। समझिएगा कि हमारे हार्ट ने, ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट ने ब्लड वेसल्स जो जा रही थी उस पे जब ब्लड पंप किया तो ब्लड पंप करने पर यहां पे जब ब्लड आया तो इस ब्लड ने इस दीवार के ऊपर पावर लगाई, एक्सपेंड किया। तो जब ये एक्सपेंड हुई, इस एक्सपेंड वाली पावर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कितने प्रेशर से एक्सपेंड हुआ, वापस रिकॉइल जब हुआ तो इस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इसको कहते हैं। अब देखिएगा, जनरली हम जो होते हैं, हमारे हार्ट जो है, द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक pressure in adult is 120/80 mm of Hg। जब आप ऐसे लिखते हैं कि एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इतना होता है, तो आपको करना क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है 120/80, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये सिस्टोलिक बताती है साथियों। क्या भैया, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमेशा डायस्टोलिक बताती है, डायस्टोलिक प्रेशर, कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इतना प्रेशर लगा रहा है। अब आप खुद समझिए, नॉर्मल एक इंसान के अंदर 120/80 का रहता है। अब मान लीजिए कई आपको लोग मिलेंगे जिनका ब्लड प्रेशर 180/90, 120/80 होना चाहिए था, 180/90 चल रहा है। तो माने कि क्या बात हो रही है कि जो ब्लड वेसल्स आपकी बनी है, जो ब्लड वेसल आपकी बनी है 120 का प्रेशर झेलने के लिए, उन्हीं ब्लड वेसल्स के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर लग रहा है 180 mm ऑफ Hg। कितना, 180 mm ऑफ Hg, जिसकी कैपेसिटी 120 को झेलने की थी। आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके ऐसा कर दिया कि उसकी कैपेसिटी 180 mm ऑफ Hg को झेलने की हो गई। इसीलिए ज्यादातर लोगों के अंदर यहां पर जब ये प्रेशर हाई पड़ता है तो यहां से वेन आर्टरी फट जाती है और पूरा ब्लड बाहर की तरफ निकल जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर को कहा जाता है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर, जिनके ब्लड प्रेशर ज्यादा बनता है वो कभी भी स्ट्रोक की कंडीशन में चले जाएंगे। मान लीजिए 120/80 से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, 180 रहने लग गया, 90 रहने लग गया, उनके अंदर क्या रहेगा, कभी भी ब्लड की वेसल फट जाएगी। ज्यादातर यही होता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया। कभी पूछ लिया जाए साइलेंट किलर कौन सा है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। प्यारे साथियों, तो यहां पर हमें यहां ये समझ में आया कि ब्लड प्रेशर क्या है, कितना सिस्टोलिक कितना डायस्टोलिक। यहां एक और कंडीशन आती है जिसको कहा जाता है पल्स प्रेशर। क्या कहा जाता है, पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर का मतलब समझिएगा, पल्स प्रेशर क्या होता है। हमारी ब्लड वेसल ये है, इसके ऊपर जब ब्लड पंप होता है तो ये इतनी एक्सपैंड होती, कितनी, इतनी नॉर्मल रहती है। जब ब्लड का पंप होता है तो इतनी एक्सपैंड हो जाती है, फिर वापस इतने पे आ जाती है। तो ये जो एक्सपैंड होकर के वापस आ रही है, तो ये टोटल गैप कितना आ रहा है कि सिस्टोलिक जब बनता है और वापस डायस्टोलिक पे आता है तो कितना प्रेशर का गैप आ रहा है, इसी को पल्स प्रेशर कहते हैं। मींस इट इज अ प्रेशर डिफरेंस, it is a pressure difference between systolic pressure and diastolic pressure। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, एक डिफरेंस होता है बिटवीन किसके, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल पल्स प्रेशर आपसे पूछा जाए तो वो कितना होता है, 120 - 80 = 40 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल है।
पल्स प्रेशर मतलब एक नॉर्मल पल्स जो आती है, धड़कन जो होती है, धक धक फील होती है, उस धक धक को क्रिएट करने के लिए ऐसे एक्सपैंड और रिकॉइल होता है, तो 40 का गैप आ जाता है सिस्टोलिक से वापस डायस्टोलिक पे आने पे 40 का गैप आ जाता है। साथियों यहां पर आपसे सवाल जो पूछा जा सकता है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि पल्स प्रेशर बताइए, पल्स प्रेशर बताइए किसका, जिसका बीपी है 190, मान लीजिए 180/90, तो आपसे पल्स प्रेशर पूछेंगे तो आपको करना क्या है, जनरली 180 में से 90 को उड़ा देना, डायरेक्ट 90 जो आएगा 90 mm ऑफ Hg जो है वो आपका क्या है, पल्स प्रेशर है। ठीक है, पल्स प्रेशर है। चलिए पल्स प्रेशर क्लियर, अब आगे बढ़िए। आगे ये बढ़ना है हमें कि हमारा पल्स प्रेशर के बाद सेकंड जो एक रेशियो आता है, क्या आता है, रेशियो, रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर। कि अगर रेशियो में बात करें सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर या पल्स प्रेशर की, तो वो कितना कितना रेशियो रहेगा। ठीक है, तो रेशियो की बात करते हैं, हमारा जो रेशियो रहता है वो कितना कितना रहता है, 120/80 का बीपी रहता है, 40 का पल्स रहता है। तो आप जब देखेंगे रेशियो की निकालेंगे तो यहां जो रेशियो निकलेगा वो 3:2:1 का रेशियो निकलेगा। तो कोई भी आपसे अगर पूछता है कि कितने रेशियो में आपकी पल्स जो है वो रहती है, तो आप याद रखिएगा 3:2:1 के रेशियो में। प्यारे साथियों, अब मैं कुछ आपको एक नॉर्मल क्राइटेरियाज बताता हूं। नॉर्मल बीपी, एक इंसान के अंदर नॉर्मल बीपी कितना रहता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहेगा। देखिए, एक छोटा बच्चा न्यूबॉर्न जो पैदा हुआ, वो न्यूबॉर्न के अंदर जनरली हम देखते हैं 73/52 का, 80/50 भी ठीक है, बट एक एवरेज लेकर के चले 73/52 mm ऑफ Hg ये रहता है बीपी। बच्चा बड़ा हुआ, 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल का जो बच्चा होगा उसका बीपी 90/50 mm ऑफ Hg तक रहता है। ठीक है, 90/50 mm ऑफ Hg तक रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, मान लीजिए 15 साल का बच्चा है, उस बच्चे की बीपी जो रहेगा 110/80 रहता है। ठीक है, यदि हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर आप सभी जानते हैं, मोस्ट कॉमन ये पूछा जाने वाला सवाल कि एक अडल्ट जो होगा 120/80 mm ऑफ Hg का बीपी लेकर के रखते हैं। ओल्ड एज की बात करें कि अगर कोई ओल्ड एज के इंसान है, ओल्ड एज का जैसे जनरली मैं आपको बात करता हूं कि 50 साल की जिनकी उम्र होती है उनके लिए नॉर्मल बीपी जो रहता है 140/90 mm ऑफ Hg का नॉर्मल है इनके लिए। आपके सामने कई लोग ऐसे आएंगे जो ये बोलेंगे कि भाई हमारा बीपी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आप ये याद रखिएगा बहुत ज्यादा नहीं होता, वो एक क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत ठीक है। अब यहां किसी की उम्र है मान लीजिए 80 साल के, तो आपसे बोले कि आपने याद किया कि सर अडल्ट में तो 120/80 होता है, अब 80 साल की उम्र है तो उनके लिए क्या ये क्राइटेरिया ठीक है? नहीं, 80 साल के उम्र के इंसान की जो एज के हिसाब से देखें तो उनके लिए 180/100 तक बीपी रहता है। ये रीजन क्या है कि देखिए जैसे जैसे हम बड़े उम्र में जाते जा रहे हैं हमारा बीपी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी जो वैसल्स होती है ना, ये वैसल्स हार्ड होने लग जाती है उम्र के हिसाब से। आपने देखा होगा हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं कि स्किन जो होती है वो लूज होने लग जाती है, अंदर की वेसल्स हार्ड होने लग जाती है, ये कुछ चेंजेस आते हैं। प्यारे बच्चों, यहां ये बीपी आपको याद होना चाहिए। अब एक चीज आपसे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक सवाल पहले पूछा गया था, व्हाट इज द नॉर्मल बीपी। देखो कितना सिंपल सवाल पूछा गया, व्हाट इज द नॉर्मल बीपी ऑफ एन अडल्ट इन किलो पास्कल।
प्रेशर का यूनिट है पास्कल। व्हाट इज द नॉर्मल बीपी ऑफ एन अडल्ट इन किलो पास्कल। अब एक अडल्ट का हमें याद कराया गया कि अडल्ट का बीपी 120/80 mm ऑफ एचजी होता है। यदि मैं बात करूं किसकी कि अगर एक अडल्ट का नॉर्मल बीपी किलो पास्कल में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि एक नॉर्मल इंसान का बीपी किलो पास्कल में 16/11 किलो पास्कल होता है। यदि यही बात अगर आपसे पूछ ले CmH2O के हिसाब से बताइएगा कि प्रेशर कितना है बीपी का नॉर्मल इंसान में CmH2O के हिसाब से, तो आप वो वैल्यू भी याद रखिएगा 163/109 CmH2O। ये एक नॉर्मल बीपी है। 120-80 का जमाना गया, अब आप किलो पास्कल भी याद रखिए, आप CmH2O भी याद रखिए। ये दोनों वैल्यूज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपका क्लियर हुआ। अब आपको देखना है यदि किसी इंसान के दोनों हाथ नहीं है तो हम बीपी कहां से लेंगे। जनरली होता क्या है, किसी का एक हाथ नहीं है, बट मेडिकल लाइन ऐसी है जिसमें अनहोनी होती ही है। तो देखिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि अगर दोनों हाथ जो हैं वो नहीं है तो आप बीपी कहां से लेंगे, उसके लिए बीपी कफ जो होगा एक सेपरेट बीपी कफ आएगा और वो आप पेशेंट की थाई के ऊपर बांध करके लेंगे। कहां से लेंगे बीपी? थाई के ऊपर से। इफ द पेशेंट डज नॉट हैव, इफ द पेशेंट डज नॉट हैव both arms, then take the BP, from thigh, दोनों हाथ नहीं है तो हम थाई से लेंगे बीपी। अब थाई से जब नॉर्मल बीपी लेते हैं तो नॉर्मल बीपी थाई से याद रखिएगा, नॉर्मल इंसान में 20 से 30 20 to 30 mm ऑफ एचजी ज्यादा आता है। ठीक है, 20 to 30 mm ऑफ एचजी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो नॉर्मल आर्म से हमारा 120/80 mm ऑफ एचजी है, तो पैर से जब लेते हैं तो वही बीपी आपका क्या होगा? 140/80 mm ऑफ एचजी तक आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, 140/80 आ सकता है, 150 भी आ सकता है, 150/80, बट ये नॉर्मल है। तो आपका नॉर्मल क्या है? 140/80। ठीक है, समझिए, ये तो रही कहानी किसकी? ये है कहानी ब्लड प्रेशर की, कहां से कितना आता है। अब आपसे पूछा जाए कि जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है, नाम आता है स्फाइगोमैनोमीटर। ये मशीन का इस्तेमाल करोगे आप, स्फाइगोमैनोमीटर, और साथ में आप यूज करोगे ऑस्कल्टेशन टेक्निक, ऑस्कल्टेशन मेथड। क्या भाई? ऑस्कल्टेशन मेथड, जिसके अंदर हम यूज करते हैं स्टेथोस्कोप। ये दो चीजों का इस्तेमाल होगा प्यारे साथियों, स्फाइगोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप। एक टेक्निक और बताऊंगा जिसके अंदर अगर आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है फिर भी बीपी नाप लोगे आप इस तरीके से। तो देखिए, दोनों चीजों को आप समझिए, कौन सी चीज स्फाइगो है और कौन सी स्टेथो है। देखिए, आपको समझाते हैं कौन सी स्फाइगो है, कौन सी स्टेनो है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्फाइगोमैनोमीटर की बात करते हैं। आपका स्फाइगोमैनोमीटर ये है। ठीक है, आपका स्फाइगोमैनोमीटर की बात करते हैं कि आपका स्फाइगोमीटर ये है। देखिए, ये जनरली क्या होता है, ये है मशीन बीपी को नापने वाली। इस मशीन की खासियत यह है कि इसके अंदर एक बल्ब होता है। ये बल्ब जिम्मेदार होगा इस कफ के अंदर हवा भरने में। ठीक है, बल्ब से हवा जाएगी इस कफ के अंदर, जो कफ हम बांधेंगे यहां पर।
यहां जब कफ बांधोगे तो इस बल्ब के जरिए हवा जाएगी, और ये जो ट्यूब दिख रही है इसी को ट्यूबिंग कहा जाता है। क्या? ट्यूबिंग। जनरली क्या होता है, ये पूरा रास्ता एक वाल्व के जरिए कवर्ड है, और इस वाल्व को क्या कहते हैं? एयर रिलीज वाल्व कहेंगे। एयर रिलीज वाल्व कहेंगे। यही वाल्व हवा भरने में बंद करते हैं, और जब हवा खोलनी होती है इसको धीरे 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 डिफ्लेट इसी के जरिए करेंगे। यहां आप देखिए एक मशीन यहां लगी हुई है, ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर मतलब जो नापेगा, तो मैनोमीटर ये एंड्रॉइड है। पहले के जमाने में आपने देखा होगा ऐसे खुलने वाला आता था जिसमें एक स्केल होती थी, मर्क्यूरी होता था। मर्क्यूरी बहुत सेंसिटिव चीज है, तो ये मर्क्यूरी ऊपर जाता था, तो यहां वो आपका क्या था, और ये है आपका एंड्रॉइड है। तो अब जनरली अब देखिए कि होता क्या है, इस कफ को लेते हैं और इस कफ को हम बांधते हैं यहां आम पे। जब भी आप आम के ऊपर बांधें तो दो चीज याद रखिएगा कि हमारा एक यहां प्रोसेस होता है, हड्डी का ऊपर का एक कोना होता है जिसको कहते हैं आपका एक्रोमियन प्रोसेस। ये जो कोना होता है इसको कहते हैं ऑलिक्रैनॉन प्रोसेस। तो हमेशा पट्टा जो बंधेगा वो इसके और इसके बीच में बनेगा, और जनरली यहां इस एंटी क्यूबिटल फोसा के ऊपर बनता है 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच ऊपर बंधना है। ऐसा नहीं कि यहां तक ले आते हैं कई बच्चे, कहीं यहां कॉर्नर के ऊपर ला करके बांधते हैं। इस गड्ढे के जहां से फोल्ड होता है इससे 1 इंच ऊपर बंधना है। 1 इंच का मतलब होता है 3 उंगली, मान लीजिए 3 उंगली ऊपर बांधना है। ठीक है। और ये जो ट्यूब है ये हमेशा ऊपर रहती है प्यारे बच्चों, यहां ऊपर रहती है। ऐसे ना पीछे की तरफ ट्यूब आ रही है, ऊपर की तरफ रखिएगा ट्यूब को। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। यहां इस बात को मैं समझाता हूं, और ये चीज याद रखिएगा, ये है आपका स्टेथोस्कोप। कौन सा स्कोप भैया? स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप की खासियत क्या है कि ये स्टेथोस्कोप में साउंड ट्रेवल करेगा। और साउंड कैसे ट्रेवल करेगा? ये आपका डायफ्राम है और ऊपर वाला बेल होता है। देखिए नीचे वाला जो बड़ा पार्ट होता है इसको डायफ्राम कहते हैं, और ऊपर का छोटा वाला होता है बेल का होता है। तो जनरली जो हमारी हार्ट बीट होती है, पल्स होती है, साउंड जो होता है वो नीचे से ट्रेवल करता है और इस पाइप के जरिए आपके ईयर में चला जाता है। ये जो आपका पाइप सा दिख रहा है जो ईयर में लगेगा, ईयर पीस कहलाएगा, ये जो अपन लगाते हैं हेडफोन की तरह। और ये जो बायन्यूरल कहलाता है, ये ब्लैक ट्यूबिंग जो दिख रही है आपको, उसको कहेंगे बायन्यूरल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको यूज में लिया जाता है। तो यहां हम पार्ट समझा हमने। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां कफ को बांधा जाता है। ठीक है, द बीपी कफ, द बीपी कफ the BP cuff is tied between the olecranon process and acromion process। ऑलिक्रैनॉन प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में बांधेंगे। कहां का? कि ऑलिक्रैनॉन तो ये हो गया, एक्रोमियन ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में बांधेंगे। और याद रखिएगा, ऑलवेज टाई द कफ 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर अबव ऑफ एंटीक्यूबिटल फोसा। एंटीक्यूबिटल फोसा से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमें जब ये कफ बांधते हैं तो यहां पर ब्रेकियल आर्टरी होती है, उस ब्रेकियल आर्टरी का साउंड हमें सुनना होगा। अगर आपने इसी को कवर कर दिया तो वह आपका इजीली आप नहीं सुन सकते। तो यहां याद रखिएगा हमें क्या करना है, हमें 1 इंच ऊपर की तरफ बांधना है। ऑलवेज पुट द ट्यूबिंग अपसाइड ऑफ एंटीक्यूबिटल फोसा। एंटीक्यूबिटल फोसा से ऊपर ही रखनी है ट्यूबिंग को, तो ट्यूबिंग को हमें ऊपर रखना है। ठीक है, अब यहां समझिएगा
कि जनरली हमने क्या किया, एक बीपी को नापने के लिए कफ लिया और उस कफ को हमें बांधना है। प्यारे बच्चों यहां समझना, बाजार के अंदर अलग अलग कफ आते हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं बच्चों वाला छोटा सा कफ आता है उसको अडल्ट में इस्तेमाल में लूंगा, अडल्ट वाला इतना बड़ा कफ को बच्चे के हाथ पे बांधूंगा तो बच्चे का छोटा सा हाथ होता है तुम्हारे से हाथ से छोटा, तो वो तो पूरा कवर कर लेगा। तो ऐसा नहीं होता। जनरली जो कफ लिया जाता है ना, कफ जो लिया जाता है वो किस प्रकार से होता है। देखो कफ जो होता है मैं आपको समझाता हूं, ऐसा एक पूरा का पूरा पाउच होता है। इस पाउच के अंदर एक और पाउच होता है जिसको कहते हैं ब्लैडर। क्या कहते हैं? ब्लैडर। पाउच और उसके अंदर ब्लैडर। यहां कुछ चिपकने वाली चीज होती है जिससे कि ये जब बांधेंगे तो वो चिपक जाएगा। ठीक है, चिपकने वाली चीज होती है। समझिएगा जनरली होता क्या है कि जो हवा भरते हैं हम, ट्यूब से जो हवा जाती है वो एयर, सारी की सारी एयर इस ब्लैडर में भरती है। ठीक है, इस ब्लैडर में एयर भर जाती है। अब मुझे चॉइस कैसे होगी कि मुझे किस उम्र में, किस साल के बच्चे के लिए कितना बड़ा कफ लेना है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जनरली ये कहा जाता है कि एक इंसान जब बीपी लेता है तो हमें उसका कफ जो होगा वो उसके आर्म की लेंथ के हिसाब से उस कफ की लेंथ लेनी पड़ेगी, और जो चौड़ाई है वो उसके विड्थ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। कि आपकी जो चौड़ाई होगी, मान लीजिए चौड़ा इतना है तो चौड़ाई जो होगी वो आपकी कितनी होगी, पूरे हाथ का 40%, और लंबाई जो होगी वो आपका 80% होगा। तो याद रखिएगा, ऑलवेज टेक लेंथ ऑफ कफ 80% ऑफ आर्म length and width of curve should be 40% of arm। तो आर्म का 40% विड्थ होगा, लंबाई 80% होनी चाहिए, ब्लैडर की चलेगी, ब्लैडर की, और चौड़ाई जो होनी चाहिए वो 40% होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 80% 40%, इसका मतलब है ब्लैडर की। याद रखिए 80% आपने ले लिया तो 80% तो आपका कहां लपटेगा, आधे से ज्यादा ही लपट पाएगा। तो यहां आपका ब्लैडर 80% तो पूरा लपेटना चाहिए और 40% विड्थ होनी चाहिए। जनरली एक आपका एक पहले से बनाए हुए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो कफ के कुछ साइज आने लग गए, कफ के साइज इस तरीके से आने लग गए। छोटा बच्चा होता है न्यूबॉर्न, उसके लिए एक अलग कफ आएगा, इन्फेंट के लिए अलग आएगा, चाइल्ड जो होगा उसका अलग कफ आता है, अगर एक अडल्ट है तो अडल्ट का भी अलग आएगा। तो आपको उनके साइज के हिसाब से कफ का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि छोटा बच्चा, छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा बच्चा आया, उसका कफ लगाना है तो आप इन्फेंट वाला मत लगाओ, चाइल्ड वाला मतलब न्यूबॉर्न का अलग आता है, जिसका साइज 4x8 सेंटीमीटर का होता है। विड्थ, चौड़ाई होती 4 और लंबाई होती 8। इन्फेंट जो होता है उनका 6x12 सेंटीमीटर का कफ आता है, 12 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा। चाइल्ड जो होते हैं उनका 9x18 सेंटीमीटर का आता है। देखिए कितना इजी है कि जितना भी आपका है उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, तो ऐसे। बट अडल्ट के अंदर आप याद रखिएगा 16x32 सेंटीमीटर का आता है अडल्ट में, जो हाथ पे बांधा जाएगा, आर्म पे बांधा जाएगा। यदि आपको थाई के ऊपर बांधना है तो थाई के लिए सेपरेट कफ आता है, जो आपका बांधने का पट्टा जो आएगा वो सेपरेट आता है। वो आपका अडल्ट के अंदर कौन सा आता है? अडल्ट के अंदर आएगा 16x40 सेंटीमीटर का। कितना? 16x40 सेंटीमीटर का कफ आता है अडल्ट के अंदर। तो देखिए कितने कितने कफ आते हैं। अब आप प्रोसेस समझना कि हमें बीपी कैसे लेना है। तो मैं एक प्रोसीजर आपको समझाता हूं। प्रोसीजर ऑफ बीपी मेजर। बीपी को मेजर करना है तो कैसे प्रोसीजर करना है प्यारे बच्चों? सबसे पहले पेशेंट को सीधा लेटा दीजिए या बिठा दीजिए, दोनों आपकी मर्जी है। बट याद रखिएगा वो पेशेंट चल करके ना आया हो। अगर कोई पेशेंट चल करके आता है, दौड़ लगा के आता है, 10 से 15 मिनट उसको रिलैक्स करना है। कई होते हैं स्मोक करके आते हैं,
स्मोक करके आए, बीपी लो हो गया, आप हाई मिलेगा। तो उस कंडीशन में भी कोई इंसान चल करके आए, दौड़ लगा के आए, फिजिकल वर्क करके आए या स्मोक करके आए, उनको रिलैक्स करिए फॉर 10 to 15 मिनट्स। हमें उनको रिलैक्स करना है पहला काम, नहीं तो बीपी बढ़ा हुआ ही आएगा। इफ अ पर्सन हैज डन फिजिकल वर्क or smoked, then ask them to relax for 10 to 15 minutes। 10 से 15 मिनट के लिए रिलैक्स कर दीजिए। दूसरी बात, lie the patient flat in supine position और सिटिंग पोजीशन। दोनों बेहतर है। सिटिंग और सुपाइन पोजीशन में हमें उनको पटकना है, रखना है, सुलाना है। तो आप देखिएगा सुपाइन में सुला सकते हैं या फिर आप सुला सकते हैं किसके अंदर, सिटिंग पोजीशन के अंदर सुला सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पोजीशन के अंदर हम सुला सकते हैं। तो पोजीशन का ध्यान जरूर रखिएगा। अब हमने सुला दिया है, अब हमें करना क्या है, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप पे जाइए। थर्ड के है टाई द कफ ऑन द आर्म बिटवीन olecranon and acromion process। olecranon और acromion प्रोसेस पे टाई करना है। चौथी बात याद रखिएगा, पुट स्टेथोस्कोप ऑन ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, स्टेथोस्कोप भी रख दिया, ब्रेकियल आर्टरी पे कान में लगा लिया है। अब हमें डिफ्लेट करना चालू करना है, इन्फ्लेट। स्टार्ट टू इन्फ्लेट द एयर इन कफ बाय क्लोजिंग, ठीक है, इन कफ बाय क्लोजिंग दी वाल्व। इन्फ्लेट करना चालू किया, हवा भरनी चालू करी, जो आपका पट्टा है वो फूलना चालू होगा। ठीक है, फूलते फूलते एक टाइम आएगा जब आप इन्फ्लेट करेंगे तो साउंड भी बंद हो जाएगा। जहां साउंड बंद हो जाए उससे भी 20 सेंटीमीटर ऊपर लेना है। when sound get absent then inflate 20 to 30 mm of Hg more। जब साउंड बंद हो जाए तब भी ऊपर की तरफ लेके जाना है। खेल यहां तक ही है, अभी पहले समझिएगा। पट्टा बांधा हमने, कफ बांधा, कफ बीच में बांधा, स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखा, कान में लगा लिया है। इन्फ्लेट करना चालू कीजिए। इन्फ्लेट करेंगे तो वो पट्टा फूलना चालू करेगा। एक टाइम आएगा साउंड बंद हो गया तो उससे भी 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर ले जाइए। अब आपका असली खेल चालू होता है। इस खेल को समझिएगा। नाउ स्टार्ट टू डिफ्लेट, डिफ्लेट द कफ। अब धीरे धीरे हवा निकालनी है कफ की। एट द स्पीड ऑफ 2 mm of Hg per second। याद रखिए, ऐसे नहीं कि हमने बस वो खोला वाल, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से हम हवा निकालिए 2 mm of Hg के हिसाब से। फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप हवा निकालोगे तो एक साउंड जो बंद हो चुका साउंड था वो आना चालू होगा। ढक, हल्का सा आएगा, धक, फिर तेज आएगा, धक 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 धक। पहला जो साउंड हवा निकालते समय आया वो कोरोट कॉफ साउंड कहलाता है। फर्स्ट कोरोट कॉफ साउंड
जहां पर भी स्टार्ट हुआ वो नोट डाउन कर लीजिएगा। 120 पे स्टार्ट हो गया तो 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है प्यारे बच्चों। व्हेन द साउंड यानी कि हार्ट बीट स्टार्ट्स, that is the systolic ब्लड प्रेशर। जब साउंड स्टार्ट हो जाए वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ऑल्सो नोन एज कोरोटकॉफ साउंड। कोरोटकॉफ साउंड तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा साउंड है, तो याद रखिएगा कोरोटकॉफ साउंड है। जब आपका साउंड जो होगा, हार्ट बीट जो होगी वो क्या करने लग जाएगी, वो आपका आने लग जाएगी। पहली साउंड ही आ जाए कोरोटकॉफ साउंड, और वो कोरोटकॉफ साउंड भी फर्स्ट कोरोटकॉफ साउंड है। आपसे पूछेंगे कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, तो यहां पहला कोरोटकॉफ साउंड धड़कन का आना, तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और उसी के बाद अगर हम कंटिन्यू उसमें से हवा निकालते चलेंगे तो हम हवा निकालते निकालते एक टाइम आएगा जब साउंड बंद हो जाएगा, उसको कहते हैं डायस्टोलिक साउंड। कंटिन्यू टू डिफ्लेट then the sound get absent. It shows the diastolic BP. ठीक है, जब साउंड बंद हो जाए वो डायस्टोलिक बीपी है। प्यारे बच्चों यहां याद रखना, डायस्टोलिक बीपी साउंड called as कोरोटकॉफ साउंड। इसको भी कोरोटकॉफ साउंड कहेंगे, पर ये कोरोटकॉफ साउंड जो है वो है फिफ्थ कोरोटकॉफ साउंड कहलाएगा। और फिफ्थ कोरोटकॉफ साउंड का मतलब है कोई साउंड नहीं, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। तो हमने क्या किया, पट्टा बांधा, हवा भरी, हवा भरने के बाद धीरे धीरे डिफ्लेट किया। एक टाइम आएगा जब पहला साउंड है ढक, वो सिस्टोलिक साउंड है, फिर बढ़ाते गए ढक ढक ढक, तेज बढ़ती जाएगी, टाइम आएगा वो बंद हो जाएगी धड़कन। पहली जो धड़कन आई थी उसको आपने सिस्टोलिक कहा, दूसरी को आपने डायस्टोलिक कहा। पहली वाली कोरोटकॉफ साउंड फर्स्ट कहलाया, साइलेंट नीचे वाली को साइलेंट कहा जिसमें आपका कोई साउंड नहीं आया। प्यारे साथियों ये आपका बीपी लेने का एक तरीका। अब मानिए दूसरा तरीका क्या होता है, स्टेथोस्कोप नहीं है, पट्टा बांधा, यहां पे हवा भरना चालू किया, भरी साउंड, हवा भरी, और उसके बाद यहां रेडियल पल्स को फील करना, हवा धीरे धीरे रिलीज करना, एक हाथ से रिलीज करना और यहां फील करना। पल्स नहीं आएगी, फिर जैसे जैसे फील करोगे आप हवा निकालते जाओगे एकदम से धड़कन आएगी धक। जिस पॉइंट पे वो धड़कन आए उसको नोट कर लेना कि वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिनोट कर रही है। यहां पर स्टेथोस्कोप का यूज नहीं किया, बट हमने जब पल्स को फील करने की कोशिश करी तो पहली धड़कन आ गई, वही धड़कन सिस्टोलिक है। और वही धड़कन याद रखिएगा बिना स्टेथोस्कोप के भी नाप सकते हैं, बट इसकी खामी ये है सिर्फ सिस्टोलिक ही आपको एक पहली धड़कन ही फील होगी, साइलेंट वाला डायस्टोलिक फील नहीं होगा। तो जनरली अच्छा तो यही होता है, आप स्टेथोस्कोप लगाइए, बीपी को नापिए इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों यहां होता क्या है, कई बार आपने इमरजेंसी के अंदर या फिर आईसीयू के अंदर आपने देखा होगा कि एक चार्ट बनाते हैं, हर 2 घंटे का एक चार्ट बनता है। क्या भाई, हर 2 घंटे का 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, ऐसे बीपी का चार्ट बनता है। अब डॉक्टर आपसे आकर के पूछते हैं कि बताइए 2 बजे का क्या है, तो हम बताएंगे 120/80 आया था सर, 120/80, 140/90, 160/80, तो ऐसे एक एक वैल्यू बताएंगे तो दिक्कत होती है। तो जनरली एक तरीका क्या निकाला, इन बीपी का एक एवरेज बना दिया गया। क्या बता दिया गया, एवरेज। तो 2 वैल्यू बोलूं उससे बेहतर है मैं सिंगल एक वैल्यू बोल दूं। 120/80 है तो मैं डॉक्टर को बोल दूं 93.3 आया सर, तो डॉक्टर समझ जाएगा 93.3 मतलब नॉर्मल है। तो ये खेल क्या है, ये एक बीपी का एक एवरेज सिंगल वैल्यू पे लाना। जनरली सिंगल वैल्यू पे कैसे आती है वो समझना, वो होता है मीन, मीन एवरेज ब्लड प्रेशर, मीन एवरेज
ब्लड प्रेशर। मीन एवरेज ब्लड प्रेशर का मतलब समझिएगा, हम बड़ी सारी वैल्यूज को, दो दो वैल्यू को नहीं बोल करके हम एक ही वैल्यू बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 120/80 है तो मैं 120/80 बोलूंगा, तो इससे बढ़िया 93.3 मैप आया है सर। समझना, ये मैप निकालते कैसे हैं? इस मैप निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कहे मैप कैसे निकालोगे तो उसका एक फॉर्मूला, ट्रिक याद रखना, 2 दीता प्लस 1 सीता। ठीक है, 2 दीता प्लस 1 सीता, सीता जी, और प्लस उनके 2 दासी थी तो दीता कहा गया। 2 दीता प्लस 1 सीता अपॉन 3, 3 लोग थे तो 2 दीता प्लस 1 सीता अपॉन 3, तो यानी कि सीता जी 1, 2 दीता मतलब दासी हो गई और 3 लोग हो गए। तो याद रखिएगा ट्रिक में, तो 2 दीता का मतलब है 2 डाइस्टोल प्लस 1 सिस्टोल अपॉन 3। तो 2 डाइस्टोल मतलब 80 आया, 80 तो 2 इंटू 80 कर दिया प्लस 120 कर दिया अपॉन 3 कर दिया, तो यहां 93.3 मैप आ गया। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जितना भी मैप जिसका भी निकालना होता है वो हम इस प्रकार से निकालते हैं, 2 डाइस्टोल प्लस 1 सिस्टोल अपॉन 3। ठीक है, यहां एक और कंडीशन हमें ये याद रखनी है कि जितना भी ये मैप निकलेगा वो सिंगल यूनिट में निकल रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए, ये तो क्या बीपी किस प्रकार से लेते हैं, कितना लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, कई मोस्ट कॉमन गलतियां जो होती है वो हमारे बीपी का कफ, ऐसे पूछते हैं बीपी का कफ लूज रह गया, टाइट रह गया, तो उस हिसाब से आप हमें बताइए कि क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए, एक फॉल्स रीडिंग कब आती है, किन किन कंडीशन में फॉल्स रीडिंग आती है। वो रीडिंग की फॉल्स आने की कंडीशन आप समझिएगा कि अगर हाई बीपी आ रहा है, वो किन कंडीशन में आ सकती है, लो बीपी आता है वो किन कंडीशन में आता है। हाई बीपी याद रखिए, बीएसएनएल हम जानते हैं, बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल। लो बीपी याद रखना, वक्त, सबका वक्त आता है, आता है भाई, आता है। बीएसएनएल और वक्त, ये दो चीज याद रखिए, कब हाई जाएगा कब लो जाएगा। तो बीएसएनएल मतलब बिलो हार्ट लेवल। अगर आप मशीन को बिलो हार्ट लेवल पे रखोगे तो आपका बीपी हाई जाएगा। ठीक है, क्या रखोगे, बिलो हार्ट लेवल पे रखोगे तो आपका बीपी क्या जाएगा, हाई जाएगा। स्मॉल कफ लोगे, छोटा कफ लोगे, पट्टा जो है छोटा लोगे, बीपी हाई जाएगा। पट्टा जो है नैरो लोगे, क्या लोगे, नैरो लोगे, नैरो कफ लोगे। नैरो का मतलब है इतना बड़ा हाथ है, इतना सा कफ लिया है, तो उसमें भी आपका बीपी हाई जाएगा। क्या जाएगा भैया, हाई जाएगा। ठीक है, बिलो बी से मतलब याद रखिएगा, बिलो रखा, स्मॉल में स्मॉल कफ रखा, नैरो रखा, नैरो कफ रखा, कि नैरो का मतलब क्या, छोटा कफ रखा। अब इसके बाद जो आता है एल, जो आता है याद रखिएगा एल। ठीक है, तो ये एल जो होता है ये आपका डिनोट क्या करेगा कि आपका जो आर्म है, ठीक है, देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम यू देखेंगे बिलो रख रहे हैं तो अबव, यहां पर हमें क्या कर दिया, अबव कर दिया, अबव आर्म लेवल। अगर आप कभी ऐसे हो जाए स्मॉल रख रहे हैं तो स्मॉल की जगह हमने क्या कर दिया, वाइड 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 कफ रख दिया, तब भी हमारा दिक्कत है। ठीक है, क्या रख दिया, वाइड कफ रख दिया। क्विक डिफ्लेट कर दिया, क्यू से मतलब क्या था, क्विक डिफ्लेट कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी हवा निकाल रहे हैं तो भी दिक्कत है। क्या है भैया, तो भी दिक्कत है। यहां पे लाइट तरीके से लाइट डिफ्लेट कर रहे हैं, धीरे धीरे डिफ्लेट कर रहे हैं तो हाई चला जाएगा, तो हमें 2 mm पे रखना है। यहां पे अगर पट्टा आपका बिल्कुल टाइट है तो टाइट में भी आपका क्या जाएगा, बीपी लो चला जाएगा। तो ये पूरा खेल क्या है आपका बीपी का, कि अगर बीपी छोटा रहता है, बिलो हार्ट लेवल पे रखोगे तो आपका हाई जाता है, अबव आर्म लेवल पे जाएगा तो लो जाएगा। स्मॉल कफ होगा तो हाई जाएगा, वाइड कफ होगा तो लो जाएगा, नैरो कफ होगा तो आपका नैरो में हाई जाएगा, टाइट रखोगे आप तो टाइट में बहुत लो चला जाएगा। तो ये आपकी एक क्या है, एक टेक्निक है जिससे कि आप इजीली समझ सकते हो। प्यारे बच्चों, आज आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर आपके हार्ट की फंक्शनिंग को बता रहा है। किसकी फंक्शनिंग को, हार्ट की फंक्शनिंग को बता रहा है।
और करेक्ट तरीका क्या होता है ब्लड प्रेशर को नापने का। तो हमारा हार्ट का प्रेशर जो शरीर की वेसल्स पे पड़ेगा 120/80 पड़ेगा, 16/11 किलो पास्कल पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं 163/109 CmH2O भी पड़ता है। तो जनरली आपने आज ब्लड प्रेशर के बारे में एक क्लास पढ़ी थी, और भी फर्दर अभी आगे और पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, जुड़ते रहिएगा। आप सभी के लिए आरोग्यम बैच लेकर के आए, फिजिक्स वाला आरोग्यम बैच लेके आए। ये पूरा थ्योरेटिकल बैच है जो आपको पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज देने की तैयारी करवा रहे हैं, नॉट सेट का भी एग्जाम और भी एग्जाम्स आपके क्रैक कराने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच।